हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का टॉर्क इक्वेशन डिराइव कराऊंगा। इसका टॉर्क इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग होता है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉर्क इक्वेशन होता है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि टॉर्क इक्वेशन से हम लोगों को दो चीजों का पता चलता है। पहला तो ये पता चलता है कि टॉर्क इक्वेशन हमारा किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। दूसरा हम लोगों को ये पता चलता है कि जो स्केल का बिहेवियर होता है या जो नेचर होता है वो क्या होता है। जैसे इसके बारे में मैंने शुरू से बताया हुआ है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होता है इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है या नॉन लीनियर होता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इक्वेशन से बताऊंगा कि इसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर क्यों होता है। जबकि इससे पहले आप लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके हैं, वहां पे आप लोग को देखने के लिए मिला था कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, और वहां पे भी मैंने आप लोगों को इक्वेशन के थ्रू बताया था कि उसका स्केल लीनियर क्यों होता है। तो चलिए फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम लोग टॉर्क इक्वेशन के बारे में। देखो ये फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा है, लेट अस कंसीडर द इनिशियल करंट इज आई, इंस्ट्रूमेंट्स इंडक्टेंस इज एल एंड डिफ्लेक्शन इज थीटा। कुछ एजम्पशन है, कुछ चीजों को पहले से आपको मानना पड़ेगा टॉर्क इक्वेशन डिराइव करने के लिए। तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे माना है, इनिशियल करंट मतलब शुरू में करंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स इंडक्टेंस बोला जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि सर इंडक्टेंस क्या है। आप लोगों को याद होगा जब हमने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि इसका जो कोर बॉडी होता है उसी के ऊपर में कॉपर वायर का वाइंडिंग किया हुआ रहता है। याद है कि नहीं है, इसी के ऊपर में ऐसे कॉपर वायर को लपेट के इसका कॉइल बनाया हुआ रहता है, ठीक है, याद आया। और बहुत ही प्रैक्टिकली हमने आप लोगों को समझाया हुआ था। तो ये जो कॉपर वायर का वाइंडिंग किए ये एक कॉइल बन जाता है, और ये जो कॉइल होता है इसका खुद का इंडक्टेंस होता है। हालांकि इंडक्टेंस इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, कॉइल और इंडक्टर एक ही चीज है। अगर इंडक्टर का ज्ञान होगा आप लोगों को तो इंडक्टर को भी हम लोग कॉपर वायर को ऐसे वाउंड करके बनाते हैं, और यहाँ पे भी ये कॉपर वायर को ही वाउंड करके कॉइल को बनाया गया है। तो जो कॉइल होता है उसमें इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होता ही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरू में जो ये कॉइल है इसका जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो कैपिटल एल है, ठीक है। एंड डिफ्लेक्शन इज थीटा, जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है स्केल पे, मान लीजिए थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट किया हुआ है और ये डिफ्लेक्शन एंगल इसका थीटा है, ठीक है। मान लीजिए शुरू में कुछ करंट दिया गया तो उस करंट के का कुछ वैल्यू होगा, फिर उसके कारण उसमें कुछ इंडक्टेंस आया होगा, इस कॉइल के अंदर में कुछ इंडक्टेंस आया होगा और फिर उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया होगा। तो एक इनिशियल वैल्यू लेना होता है और फिर एक फाइनल वैल्यू लेना होता है। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए करंट का वैल्यू और बढ़ा होगा, करंट का वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ा होगा। तो करंट जब यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका इंडक्टेंस भी बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे बढ़ेगा। कितना से आपका इंडक्टेंस बढ़ेगा या चेंज होगा, दोनों बात एक ही है। जैसे करंट के वैल्यू को चेंज किए तो करंट हमारा मान लीजिए पहले आई था तो ये डी आई से चेंज हुआ। उसी तरीके से शुरू में यहाँ पे इंडक्टेंस एल था, जब हमारा करंट चेंज होगा तो इंडक्टेंस को चेंज कर देगा डीएल से, और फिर ये जो डिफ्लेक्शन है थोड़ा और चेंज हो जाएगा, ये डी थीटा से चेंज हो जाएगा। तो ये एजम्पशन है जो कि आप लोग को मानना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में यही हमने लिखा है, लेट अस कंसीडर द इनिशियल करंट इज आई, इंस्ट्रूमेंट्स इंडक्टेंस इज एल एंड डिफ्लेक्शन इज थीटा, ठीक है। शुरू में हम लोग को मान लेना है कि कोई आई करंट पे एल इंडक्टेंस है और थीटा डिफ्लेक्शन है। उसके बाद बोला जा रहा है आफ्टर dt टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद, ठीक है, द करंट चेंजेस बाय di, इंडक्टेंस चेंजेस बाय dl एंड डिफ्लेक्शन चेंजेस बाय d थीटा। मतलब सम टाइम्स के बाद, कुछ समय के बाद, जैसे शुरू में करंट इंटर किया, अब करंट का वैल्यू धीरे धीरे इसमें बढ़ा होगा क्योंकि ये तो इंडक्टर है, तो या कॉइल जो होता है सडन चेंज ऑफ करंट को होने नहीं देता। धीरे धीरे करंट का वैल्यू इंक्रीज किया होगा, उसके साथ इंडक्टेंस चेंज हुआ होगा और थीटा चेंज हुआ होगा। तो dt टाइम के बाद उसमें करंट का वैल्यू मान लीजिए di हो गया, ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू dl हो गया और थीटा का वैल्यू d थीटा हो गया। तो ये कुछ एजम्पशंस है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये अकॉर्डिंग टू, या कह सकते हो ये एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है, ठीक है।
एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत होता है उसी को एनर्जी कंजर्वेशन रूल बोलते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन रूल का ये बोलना होता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है। एनर्जी जो होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे काम करता है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी सप्लाई इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया होगा कुछ लोगों को समझ में। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये दम बिल्कुल मोटर की तरह काम करता है, पहले भी हमने बताया हुआ। इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते तो मैकेनिकल वर्क डन करता है। मैकेनिकल वर्क डन क्या है? तो इसमें जो मूवमेंट होता है, इसके पार्ट्स में जो मूवमेंट होता है, चाहे वो जो भी मूविंग पार्ट्स हो, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं यार, ऑलरेडी आप लोग को पता है कि इसका आयरन वैन मूव करता है, स्पाइंडल मूव करता है, स्पाइंडल के साथ साथ इसका पॉइंटर मूव करता है। तो देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसी के कारण उसमें मूवमेंट होता है और वही मूवमेंट मैकेनिकल वर्क डन कहलाता है। और कुछ हमारा यहाँ पे चूंकि इंडक्टर यूज होता है, एक इंडक्टेंस यूज हो रहा है। इंडक्टेंस किसको बोल रहे हैं? उस कॉइल को बोल रहे हैं। तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगा। तो टोटल हम लोग एनर्जी इसमें सप्लाई देते हैं, ऑब्वियसली वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगा। उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके कॉइल के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि इसका नेचर होता है। इंडक्टर जहां पे भी होगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। जो कॉइल होगा ये कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है और कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होता है। अब हम लोगों को यहीं से डेरिवेशन को आगे लेके चलना है। सही पूछे तो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट का भी जरूरत आगे पढ़ने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, या एक काम करिए, टोटल एनर्जी सप्लाई को, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई को हम लोग W मान लेते हैं और एनर्जी स्टोर को W1 मान लेते हैं। और जो मैकेनिकल वर्क डन है ये इसको भी हम लोग W2 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप अपने पास रखिए दिक्कत को, मेरे पास भी दिक्कत का कमी नहीं है। ओके तो हम लोगों ने क्या माना? टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई W, स्टोर एनर्जी W1 और मैकेनिकल वर्क डन W2। अब देखिए 1 by 1 हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर एनर्जी स्टोर का वैल्यू निकालेंगे, फिर मैकेनिकल वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई का फॉर्मूला होगा W इक्वल टू V इंटू आई डी टी। ये एनर्जी का वैल्यू होता है VI dt। ठीक है, अब इसमें जो हमारा एनर्जी टोटल सप्लाई है W का वैल्यू VI dt है, इसको अभी थोड़ी देर में हम मिटाने वाले हैं। यहाँ पे 1 by 1 एक एक वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले V का वैल्यू निकालेंगे। V जो होगा इस कॉइल में, मान लीजिए ये आपका कॉइल था इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, पूरा इंस्ट्रूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन नहीं बना रहे हैं, आपको समझना होगा। अगर कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें एक ही कॉइल होता है। जब इसमें करंट दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें एक इंड्यूस EMF होगा। क्या होगा? किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होता है और फ्लक्स इसी के कंडक्टर को कट करता है, जिसके कारण इंड्यूस EMF होता है। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उसी को यहाँ पे हम लोग भी बोल रहे हैं और ये भी यही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंड्यूस EMF का वैल्यू क्या होगा, V का वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे सो इंड्यूस EMF in the coil। ठीक है, so induce EMF in the coil that is V equal to, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है d by dt या dLi by dt, dLi by dt। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया है इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो देखो ये डिफरेंशिएशन को जब एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा LDI by dt। ठीक है, यहाँ पे L को कांस्टेंट मान के DI को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, फिर I को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दिया जाएगा और
L को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dl/dt हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आया किसका, I का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, I का वैल्यू आया। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, W = V × I dt से निकाला जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, कितना टोटल इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा, दैट इज W = V × I dt। ठीक है, V का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हैं, मुझे तो याद है L di/dt प्लस I dl/dt। ठीक है, ये सिर्फ अभी V का वैल्यू है और I dt तो पहले से है ही, उसको वैसे ही रखेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है इंजीनियर साहब लोग, ये जो I dt है इसको दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार। देखो यहाँ पे L और I मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Li और di/dt तो यहाँ पे है ही। ठीक है, di/dt है ही और dt यहाँ से आ जाएगा। या किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो इसको L di/dt लिखो, इनटू क्या करोगे, I dt करोगे। क्लियर, ठीक है। प्लस अब ये वाले टर्म में I dt को मल्टीप्लाई करोगे। एक काम करो, I × I कितना हो जाएगा, नहीं अगर समझ में आए छोड़ दो यार। अगर मेरी तरह सीधे साधे बंदे हो तो I di/dt करो और इनटू I dt करो। ठीक है, dt को dt से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे dt से dt कैंसिल होगा, बचेगा क्या, Li। तो लिख लोगे Li di प्लस यहाँ पे I × I² हो जाएगा, इनटू di जरूर लिखोगे। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 आई थिंक कि माने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा आ गया और यही हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई है, यानी कि W का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग किसके लिए वर्कआउट करेंगे, एनर्जी स्टोर के लिए। कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है इंडक्टर में या फिर कॉइल में, उसको हम लोग अब निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर। ठीक है, या टोटल एनर्जी स्टोर लिखते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, एक इंडक्टर में टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो होगा इसको W1 मानना है। अब देखिए, जो इंडक्टर है उसमें इनिशियल एनर्जी को पहले से कुछ होगा। इंडक्टर में इनिशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होता ही है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। माना जाता है कि किसी भी इंडक्टर में, दुनिया का कोई भी इंडक्टर होगा, कोई भी कैपेसिटर होगा, वो फुल्ली डिस्चार्ज कभी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से रहता है। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर हम लोग मान लेते हैं किसमें, कॉइल में। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड या स्टोर्ड इनिशियल एनर्जी, छोड़ो यही लिख दिए तो यही सही है। इनिशियल एनर्जी स्टोर को मान लो हम लोग W1 मान लिए। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि एनर्जी इंडक्टर में कितना स्टोर होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, हाफ Li² होता है। नहीं भी पता होगा तो आज के बाद याद रखोगे, एक इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी होता है हाफ Li² होता है। आप कहोगे कि सर ये कहाँ पढ़ना होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, खैर जो भी है। तो ये यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी स्टोर हुआ हाफ Li² हुआ, जो कॉइल है ना, कॉइल, इसमें हम लोग मान लिए कि इतना एनर्जी पहले से स्टोर है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद, dt टाइम के बाद या मान लो कुछ टाइम के बाद जो एनर्जी हमारा होगा वो कितना होगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपका चेंज हो रहा है और हमने इसके लिए पहले से माना हुआ है कि शुरू में कोई एनर्जी होगा, मान लो इंडक्टेंस होगा, करंट होगा, तो इनिशियल करंट I होगा, इंडक्टेंस L होगा। सम टाइम्स के बाद यही जब चेंज हो जाता है तो DL से हो जाता है चेंज, DI से चेंज हो जाता है या DL से चेंज होता है। तो चेंज ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी में कितना बदलाव आया, चेंज ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग मान लेते हैं W2 और इसका वैल्यू कितना होगा, इसी से निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इंडक्टर का ही एनर्जी है, बट वो एनर्जी चेंज हो रहा है। कितना से चेंज हुआ, तो हाफ L है तो DL से चेंज हो जाएगा इंडक्टेंस,
और जो I है वो DI से चेंज हो जाएगा। तो देखोगे इसी L में DL को ऐड कर दिए और इसी I में DI को ऐड कर दिए। चूंकि यहाँ पे I स्क्वायर है तो इसको I स्क्वायर भी करना पड़ेगा इंजीनियर साहब लोग, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ये जो आया चेंज ऑफ एनर्जी इतना, तो हम लोग इससे अब निकालेंगे टोटल एनर्जी स्टोर। नहीं समझ में आया? मान लीजिए एक हमारे पास बकेट है 10 लीटर्स का, ठीक है, इसमें 10 लीटर वाटर कैपेसिटी का बकेट है एक हमारे पास, ठीक है। पहले से यहाँ पे 1 लीटर वाटर था, फटाफट समझोगे, 1 लीटर ऑफ वाटर था, यहाँ पे 1 लीटर वाटर था, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू हो गया, 1 लीटर पानी इस बकेट का इनिशियल वैल्यू हो गया। अब क्या हुआ, किसी ने और इसमें वाटर डाल दिया, सपोज डेट इसमें कुछ पानी और डाला गया। जब इसमें पानी डाला गया तो सपोज डेट इसमें पानी का अब जो वॉल्यूम होगा वो 5 लीटर चला गया। कितना चला गया? 5 लीटर। अब आप लोग थोड़ा सा अपने विवेक से, बुद्धि से, या जो भी है आपके पास, कुछ ना कुछ तो होगा इधर, उससे सोच के बताइए कि टोटल इसमें कितना वाटर चेंज हुआ, ठीक है। पहले से 1 लीटर था, अब हमारा ये लेवल बढ़ के कितना हो गया? टोटल 5 लीटर हो गया। तो चेंज ऑफ वाटर कितना हुआ? टोटल इसमें पानी कितना स्टोर हुआ? नया पानी कितना आया? तो बोलोगे कि सर 5 में से 1 घटा देंगे, 4 लीटर। सेम कहानी यहाँ पे भी है। इनिशियली हमारा स्टोर एनर्जी इंडक्टर में इतना था, कितना? हाफ LI स्क्वायर था। फिर एनर्जी हमारा चेंज होके इतना हो गया, तो फाइनल एनर्जी कितना स्टोर हुआ है? तो टोटल एनर्जी स्टोर, और ये एनर्जी हमेशा रहता है। जब जैसे बकेट का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है इस बकेट का कि 1 लीटर पानी ऑलवेज इसमें रहता है, तो भैया जब खाली भी होगा तो 4 लीटर पानी ही खाली होगा, 1 लीटर तो रहेगा। तो आपका जो टोटल एनर्जी स्टोर है इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे 5 - 1 किए तो 4 लीटर एनर्जी स्टोर हुआ, वाटर स्टोर हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है W2 डैश, इसमें से W1 डैश को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखोगे, सो टोटल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। और ये कितना हम लोग माने हैं? W। तो W का वैल्यू क्या होगा? W2 डैश माइनस W1 डैश। ये समझने के लिए बस W1 W2 को यूज कर रहे हैं। W2 डैश का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं, थोड़ा स्पेस लिख के लिखते हैं। 1/2 मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ LDL प्लस L प्लस DL इंटू I प्लस DI का होल स्क्वायर था। ये आपका W2 का वैल्यू है। एक नजर दिखा देते हैं आप लोगों को, W2 डैश का ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू में से हाफ LI वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? W1 डैश को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका वैल्यू कितना है? हाफ LI, ठीक है, स्क्वायर होगा, हाफ LI स्क्वायर। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा इक्वेशन जरूर जाएगा, बट सॉल्व करने के अलावा कोई चारा नहीं। बहुत सारे बुक्स में ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से न करके डायरेक्ट वैल्यू लिखा रहता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, उसको भी पकड़ के आप अगर सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हाफ L प्लस DL, ओके। और इसको जब तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो आपको पता है a स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस 2ab होता है। a हमारा I है और DI हमारा b है, तो 2I DI हो जाएगा प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? DI स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ LI स्क्वायर। इसमें भी बहुत सारा शॉर्टकट किया जा सकता है, बट हमको शॉर्टकट करने का कोई शौक नहीं है, हम आराम से चलने वाले लोग हैं। 1/2 को बाहर ही रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता होगा। इसमें जो L है, पहले L को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर DL को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हाफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए L से मल्टीप्लाई कीजिएगा I को, तो I स्क्वायर को, तो LI स्क्वायर हो जाएगा। फिर L को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2L, L से मल्टीप्लाई करोगे 2LI DI हो जाएगा। फिर L को इससे मल्टीप्लाई करोगे DI स्क्वायर से, तो प्लस क्या लिखोगे?
एल डी आई स्क्वायर लिखोगे, क्लियर, प्लस एल से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, अब डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो आई स्क्वायर डीएल हो जाएगा, फिर इस डीएल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से 2i डी था, 2i डी तो लिखेंगे ही, डीएल को भी साथ में लेके आएंगे, ठीक है। फिर से इस डीएल को इस डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिखोगे डीएल, क्या लिखोगे, डीएल इंटू क्या करोगे, डी आई स्क्वायर करोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। और लास्ट में ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है इसको भी हम लोग लिख लेंगे, क्लियर। अब हाफ को इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए करते हैं। 1/2 एल आई स्क्वायर प्लस, अब देखोगे जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 1 2 कट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एल आई डी आई प्लस, यहाँ पे देखोगे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा तो हाफ एल डी आई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे एल डी आई स्क्वायर है, आधे से गुना करोगे, हाफ से गुना करोगे तो 1/2 एल डी आई स्क्वायर होगा। बहुत पेशेंस का जरूरत होता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जिन लोगों में पेशेंस नहीं होगा उन लोगों को तो ये बोरिंग लग रहा होगा, बट जो लोग पेशेंस होगा जिन लोगों में, पढ़ लो, कोई भी टॉपिक एक बार कष्ट करके अच्छे से पढ़ लोगे तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में कई एक बार पढ़ना पड़ता है एक एक टॉपिक को, ये बात आप लोग को पता है। चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आते हैं हाफ को यानी कि 1/2 को अब यहाँ पे आई स्क्वायर डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आधा को यानी कि 1/2 को यहाँ पे 2i डी डीएल से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा i डी डीएल, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाफ को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डीएल डी आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/2 यहाँ से ब्रैकेट हटा दिए, एल आई स्क्वायर होगा। देखोगे हाफ एल आई स्क्वायर यहाँ पे भी आया और वहां पे माइनस हाफ एल आई स्क्वायर आया है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल है, जैसे जहां जहां पे डी आई है या डी आई स्क्वायर है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो जो डी आई है, डी आई क्या है, चेंज ऑफ करंट है, डी आई स्क्वायर क्या है, वो भी चेंज ऑफ करंट है। तो जहां जहां पे डी आई है, देखिए यहाँ पे डी आई है, यहाँ पे डी आई स्क्वायर है, जहां पे डी आई और डी आई स्क्वायर है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जहां जहां पे डी आई और डी आई स्क्वायर है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, हम लोग लिखेंगे वेयर डी आई एंड डी आई स्क्वायर इज neglected because they have a small value, मतलब इनका वैल्यू बहुत ही छोटा है। तो चलिए कहाँ कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे डी आई है, ये टर्म कैंसिल होगा, ये डी आई स्क्वायर है ये भी खत्म होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये आई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे डी आई है ये भी खत्म हो जाएगा। सारा टर्म खत्म हो रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ टर्म्स दो टर्म्स बचेगा, यहाँ पे डीएल है, डी आई स्क्वायर है, डीएल है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 1 मिनट रुकोगे, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक होगा तो पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे एक हमने मिस्टेक किया, ठीक है, देखोगे क्या, उसको हमने सुधार भी कर दिया है। यहाँ पे हम लोग को डी आई स्क्वायर और डी आई डी एल को नेग्लेक्ट करना है। हमने शायद आप लोगों को डी आई बताया नेग्लेक्ट करने के लिए, नहीं, डी आई के साथ जहाँ पे प्रोडक्ट में डी एल है यानी कि डी आई इंटू डी एल है उसको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, डी आई को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब इस इक्वेशन में देखना है आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पे डी आई स्क्वायर है और कहाँ कहाँ पे डी आई इंटू डी एल है। चलिए ये तो पहले से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एल आई डी आई है, ठीक है, एल आई डी आई है, डी आई डी एल नहीं है, ठीक है, या डी आई स्क्वायर नहीं है, तो ये टर्म बच जाएगा। यहाँ पे डी आई स्क्वायर है, डी आई स्क्वायर को हम लोग को नेग्लेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखोगे हाफ आई स्क्वायर डी एल है, ये भी नहीं नेग्लेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें डी आई डी एल भी नहीं है और डी आई स्क्वायर भी नहीं है, बट यहाँ पे डी आई डी एल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, डी एल इंटू डी आई स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल होगा, बचा दो टर्म,
LI/DI बचा और हाफ LI/DL बचा, और ये किसका वैल्यू है, तो W का वैल्यू है। सो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये स्टोर्ड एनर्जी निकाल रहे थे तो ये आ गया LI/DI प्लस यहां से क्या बचा, हाफ 1/2 I² DL बच गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी था उसका वैल्यू निकाले। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर निकाल लिए इंडक्टर में। अब मैकेनिकल वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क डन कितना होगा भाई, तो अगले पेज पे आ जाइए। सो मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है, क्या निकालेंगे, मैकेनिकल वर्क डन। सो मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। तो मैकेनिकल वर्क डन जो है, वर्क डन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ये इसको हम लोग W2 पहले से माने हुए हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क डन कितना होगा, सो W2 इक्वल टू होगा टॉर्क इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता है W2 का वैल्यू कितना होगा, TD टॉर्क होता है इनटू डी थीटा। डी थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो TD इंटू डी थीटा यही मैकेनिकल वर्क डन होता है। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 4, इसमें कुछ डिराइव करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग 3 चीज निकाल चुके हैं, टोटल सप्लाई एनर्जी निकाल चुके हैं, टोटल एनर्जी स्टोर निकाल चुके हैं, और साथ ही साथ मैकेनिकल पावर निकाल चुके हैं। इक्वेशन 1 पे आइए। ठीक है, इक्वेशन 1 आप लोग देख सकते हैं। इक्वेशन 1 हम लोगों ने क्या माना था, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई W इक्वल टू एनर्जी स्टोर प्लस मैकेनिकल पावर, यानी कि W इक्वल टू W1 प्लस W2। हम लोग टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई निकाल चुके हैं, W1 का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, W2 का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को वैल्यू सबका पुट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनल वैल्यू पुट करेंगे। अब लिखेंगे therefore, ठीक है, टोटल एनर्जी सप्लाई, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई या टोटल एनर्जी सप्लाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखोगे, स्टोर्ड एनर्जी प्लस वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, क्लियर, वर्क डन। चलिए सबका वैल्यू लिखते हैं, यानी कि इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, W इक्वल टू W1 प्लस W2 करना है, क्लियर। तो W का वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, टोटल सप्लाई एनर्जी पहले से निकाले हुए हैं, कहाँ पे, तो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 यहाँ पे है, यही W का वैल्यू था ना, तो ये वैल्यू कितना है W का, LI/DI प्लस I² DI, ठीक है, LI/DI प्लस I² DI। एक बारी फिर से मैच कर लेंगे, नहीं तो इसी के कारण गलत हो जाएगा। LI/DI I² DI, क्लियर, ये हम लोगों ने लिखा। फिर हम लोगों को स्टोर एनर्जी का वैल्यू पता करना था, तो यहां से हम लोग इक्वेशन 3 में स्टोर एनर्जी का वैल्यू निकाले थे। ठीक है, स्टोर एनर्जी, इसको ना W1 मानना था, ये W सिर्फ लिख लिए हम लोग, इसको W1 मानना था। ठीक है, तो स्टोर एनर्जी W1 का वैल्यू आया LI/DI प्लस हाफ I² DL। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे, कितना इक्वल टू आया W का, तो LI/DI और प्लस हाफ I², शायद DI था, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया, इक्वेशन 3 यही था ना, हाँ, हाफ I² DL था, I² था, तो इसको DL पुट कर लेते हैं। और मैकेनिकल पावर अभी इक्वेशन 4 में निकाल चुके हैं, इसको पुट करेंगे। मैकेनिकल पावर कितना था, तो ये है TD इंटू डी थीटा है। ठीक है, TD इंटू डी थीटा है। अब देखिए यहाँ पे LI/DI दोनों साइड में है, ये कट जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है हम लोगों को, डिफ्लेक्शन टॉर्क। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए टॉर्क इक्वेशन डिराइव किया जाता है। हालांकि दो टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोगों को यहाँ पे TD का वैल्यू निकालना है। अब देखोगे यहां से ये जो वैल्यू है I² DI बचा है, और माइनस इस वैल्यू को इधर भेजते हैं, तो ये हाफ I² DL बचेगा।
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, ये भी dl के ही फॉर्म में होगा, आई स्क्वायर dl होगा, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, आई स्क्वायर dl होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर dl क्यों नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर dl होगा, हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, l di/dt है, तो यहाँ पे i जब किए थे तो ये आ जाएगा dl, ठीक है, ये पूरा में dl आएगा, i dl होते जाएगा और यहाँ पे भी dl होगा, ठीक है, तो आई स्क्वायर dl इसको सुधार लीजिएगा, इक्वेशन 2 में होगा, ठीक है, इक्वेशन 2 में आई स्क्वायर ये dl है, ठीक है, यहाँ पे dl है, ये भी dl, तो ये हो जाएगा, देखोगे क्या मैं बोल रहा हूँ, ये इक्वल टू से पहले है कितना है आई स्क्वायर dl, ये वैल्यू माइनस सॉरी प्लस 1/2 आई स्क्वायर dl है, जब इधर होगा तो माइनस 1/2 आई स्क्वायर dl हो जाएगा, इक्वल टू इधर वैल्यू क्या बचा टीडी डी थीटा। ओके, अब हम लोगों को ये पता है कि ये दोनों एक ही वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू है, ये आधा वैल्यू है, तो इसमें से जब घटाओगे तो हाफ ही बचेगा, या किसी बच्चे को मन करे कंफ्यूजन हो तो 2 एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आई स्क्वायर dl हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर dl, क्लियर, और ये हो जाएगा टीडी इंटू डी थीटा। अब इसको दोनों को घटाओगे, 2 आई स्क्वायर dl में से आई स्क्वायर dl को घटाओगे तो ये बचेगा कितना, तो इतना ही बचेगा, इसमें से 2 में से घटाओगे तो ये बच जाएगा आई स्क्वायर dl बटा 2 आ जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा टीडी इंटू डी थीटा। निकालना क्या है टीडी का वैल्यू, डी थीटा को इसके नीचे भेज दो तो टीडी इक्वल टू हो जाएगा, डी थीटा को इसके नीचे भेजोगे तो आई स्क्वायर dl डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, यही फाइनल इक्वेशन आता है। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, देखोगे डिफ्लेक्शन यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं, अगले पेज पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ये टीडी का फाइनल वैल्यू आया, टीडी इक्वल टू क्या आ गया आई स्क्वायर dl डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टीडी है यही फाइनल डिफ्लेक्शन टॉर्क का इक्वेशन है, और जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और आई स्क्वायर होने के कारण हमने आप लोगों को लास्ट में वर्किंग में भी बताया था, यानी कि लास्ट क्लास के वर्किंग में हमने बताया था कि इसका स्केल नॉन लीनियर इसलिए होता है क्योंकि ये करंट के साथ आई स्क्वायर का रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता तो फिर हमारा यहाँ पे स्केल लीनियर बनता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो अबव इक्वेशन इज नोन एज ठीक है टॉर्क इक्वेशन, इसी को हम लोग टॉर्क इक्वेशन बोलते हैं, एंड टीडी मतलब डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है, यहाँ पे द अबव इक्वेशन इज नोन एज डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वेशन लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे टीडी का जो वैल्यू है, सो टीडी क्या लिखोगे हेयर, टीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो इसको ध्यान में रखना है कि इतना वैल्यू आया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग अब थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ठीक है, थीटा क्या होता है भाई, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। एक्चुअली आज ये जो वीडियो है ना बहुत जल्दी बना रहा हूँ मैं, मुझे एक जगह जाना है तो टाइम कम था, उतना ही टाइम में इसको कंप्लीट कराना है, अब जल्दी में थोड़ा मिस्टेक होता है। चलिए ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, कंट्रोल टॉर्क अप्लाई बाय कंट्रोल स्प्रिंग। आप लोगों को पहले से पता है कि जो कंट्रोल स्प्रिंग होता है वो भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसको कंट्रोल टॉर्क बोलते हैं, और कंट्रोल टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो टीसी होता है, और टीसी का वैल्यू के थीटा होता है, जहाँ पे के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, हमने लिखा भी है वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका जो यूनिट होता है एनएम पर रेडियन होता है। देखो के का वैल्यू जो के का जो यूनिट होता है ये न्यूटन मीटर पर रेडियन होता है। कैसे होता है, तो के का वैल्यू यहाँ से निकालो, इसका यूनिट बता देते हैं, बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। के का वैल्यू निकालेंगे तो टीसी
डिवाइडेड बाई थीटा होगा। टीसी क्या है? टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है, डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल, और इसका यूनिट होता है रेडियन में। तो यहीं से इसका यूनिट बन जाता है रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देना है। अब क्या बोला जाता है? एट इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट पोजीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में या स्टेडी स्टेट पोजीशन में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि TC इक्वल टू TD। और ये जब दोनों टॉर्क इक्वल होते हैं तभी आपका पॉइंटर जीरो से जब मूव करना शुरू करता है तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुकता है। और ये पॉइंटर तब रुकता है जब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो TC इक्वल टू TD, TC का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये कितना होता है? k थीटा होता है। और TD का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, कितना निकाले हैं भाई? I स्क्वायर DL डिवाइडेड बाई 2 थीटा, I स्क्वायर DL बाई 2d थीटा, यही था ना। बहुत सारे बुक्स में देखोगे इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, 1/2 I स्क्वायर DL बाई d थीटा। इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा रहता है, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा क्या होता है? डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ठीक है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? कितना डिफ्लेक्ट करेगा? जीरो से जब डिफ्लेक्ट करेगा तो कितना करेगा? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे k को इधर भेज देना है। अब k को जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर DL डिवाइडेड बाई 2d थीटा इंटू k हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को लिखने का अपना अपना तरीका है। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, मतलब कैसे कैसे लिख सकते हैं। थीटा ही लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लिए, 1/2 को बाहर कर लिए, I स्क्वायर के साथ k को भेज दिए, I स्क्वायर k लिख लिए, I स्क्वायर k, और बच क्या गया? DL बाई d थीटा। हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ रहता है इक्वेशन। ये जो थीटा का वैल्यू आया यही डिफ्लेक्शन एंगल है, और डिफ्लेक्शन एंगल में भी रिलेशन इसका I के साथ, करंट के साथ स्क्वायर का है। ठीक है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर है, यानी कि I स्क्वायर है। ठीक है, तो यही आपका डेरिवेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों के लिए डेरिवेशन किया, एक तो डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए किया और दूसरा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल का ये डेरिवेशन है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।